नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 11 अगस्त 2025 आज है मंडे का दिन। और दोस्तों आज के दिन मार्केट में क्या सॉलिड अपसाइड दिखाई पड़ी और ये पूरा का पूरा कमाल उस लेवल का है जो कि टेक्निकली और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 55,000 के प्रिसाइज लेवल पर अगर आप देखें तो थर्सडे के दिन मार्केट में अपसाइड दिखाई पड़ी थी, फ्राइडे के दिन मार्केट में नेगेटिविटी थी, लेकिन क्लोज एग्जैक्टली 55,000 के लेवल के जस्ट 55,000 लेवल के ऊपर हुआ था। और आज के दिन मार्केट ने इसी लेवल से अपसाइड दिखाना शुरू किया। अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई है 55,500 के ऊपर। तो 55,000 हैपन्स टू बी एंड प्रूव्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। बोथ सपोर्ट अगर बाई चांस ये टूटता है तो फिर काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी हो सकती है। फिलहाल निफ्टी बैंक ने आज के दिन 505 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है 55,510 पर। निफ्टी 50 में 220 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है 24,585। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको आज के दिन सब्सटैंशियल बाइंग दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अगर आपने विटनेस किया होगा कि आज के दिन मार्केट में अपसाइड भले ही हो लेकिन आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो आज के दिन बाइंग है वो कुछ ही स्टॉक्स में स्क्यूड है। आप खुद ही देखिए दोस्तों, जितने एडवांस डिक्लाइन रेशो में जितने भी स्टॉक्स में एडवांसिंग दिखाई पड़ रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स में सेलिंग या फिर डिक्लाइनिंग भी दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल नेट पोर्टफोलियो है वो आज के दिन नेगेटिव या फिर माइल्डली पॉजिटिव या फिर फ्लैट ही होगा। कोई बहुत बड़ी अपसाइड आपके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं पड़ रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्योंकि मार्केट में आज ब्रॉड बेस बाइंग नहीं हो रही थी, बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक्स में बहुत ही स्पेसिफिक थीम्स में बाइंग हो रही थी, जैसे कि डिफेंस की थीम हो गई। कुछ स्टॉक्स हुए जिनके अच्छे रिजल्ट्स थे, वहाँ पर बाइंग थी। कुछ हम लोग स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। प्लस के अलावा निफ्टी वीकली व्यू में जो स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, वहाँ पर एक सॉलिड अपसाइड आपको आज के दिन दिखाई पड़ रही थी। वहीं बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, सो गिफ्ट निफ्टी 42 पॉइंट्स प्लस है, डाउ जोन्स 99 पॉइंट्स प्लस ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, कोई यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं है, बट हाँ ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करें जहां पर सॉलिड तेजी है, उसमें है HBL इंजीनियरिंग। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे आर अवेयर अबाउट इट। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थीम। साइन लाइफ साइंसेज, अगर आपने मेरा निफ्टी वीकली व्यू देखा है तो आई एम प्रटी कॉन्फिडेंट यू मस्ट हैव मेड सीरियस मनी टुडे। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक होमवर्क आपको दिया गया था। अगर आपने होमवर्क देखो दोस्तों, मेरा काम है आपको सिर्फ स्टॉक्स के नाम बताना नहीं, आपका एक होराइजन वाइडन करना, आपके एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना, आपको मजबूर करना कि आप और ज़्यादा स्टडी करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। वरना बताने को तो हम बता ही सकते हैं। इसके अलावा HBL इंजीनियरिंग के बारे में बात रहे हैं, दोस्त पीपल हु आर अवेयर, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस एंटायर थीम। टॉम स्टैरल होम फर्स्ट वर द अदर टॉप गेनर्स, जबकि इसमें आज के दिन स्टेक सेल भी था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में बहुत सॉलिड डिमांड दिखाई पड़ी। गिरावट वाले स्टॉक में PGEL है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। दोस्तों इस स्टॉक में गिरने का रीज़न ये नहीं है कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री वीक दी है कि रेवेन्यू गाइडेंस ड्रॉप करी है। दोस्तों रेवेन्यू गाइडेंस ड्रॉप करा है वो तो इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें, काफ़ी सारे लोग रेवेन्यू गाइडेंस में गिरावट को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये स्टॉक गिर रहा है क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस ड्रॉप हुई है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू गाइडेंस कम होगी, मतलब कम रेवेन्यू आएगा या फिर कम प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, इसको अगर मैनेजमेंट खुल करके बता रहा है, दिस शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, बात को क्लियर कट बता रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है। दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट मैनेजमेंट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इस डिस्क्लोजर के पहले कि रेवेन्यू जो 30-40% से 50% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है और इन्वेंट्री पाइलअप हो रखी है, व्हाट नॉट। दोस्तों ये चीज़ उन्होंने कब बताई मालूम है? अपने स्टेक को ऑफलोड करने के बाद, और अपने स्टेक को 50% से भी नीचे ले गए हैं। तो ये एक मैनेजमेंट की बैड इंटेंशन को दर्शाता है। यही रीज़न है दोस्तों कि मार्केट पुअर रिजल्ट्स को एब्जॉर्व कर सकती है, पुअर परफॉर्मेंस को एब्जॉर्व कर सकती है, लेकिन बैड मैनेजमेंट या फिर जिनका इंटेंशन सही नहीं उसको बिल्कुल भी बख्शती नहीं है। और प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल करने के बाद ये न्यूज़ डिक्लेयर करी, मार्केट में डिस्क्लोज करी, स्टॉक धड़ाधड़ गिर रहा है और इनफैक्ट स्टॉक 35% गिर चुका है विद इन जस्ट नो टाइम। 6.5% डाउन एम्बर एंटरप्राइजेज। अब दोस्तों PGEL ने क्या बोला कि मेरी रेवेन्यू गाइडेंस में थोड़ा सा ड्रॉप आ सकता है रेवेन्यू में, क्योंकि AC का सीज़न अच्छा नहीं रहा। उसके चलते दोस्तों एम्बर में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एम्बर भी सेम ही सेगमेंट पे काम करता है।
इसके अलावा PTCIL, Schneider वर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें लास्ट के एक हफ्ते में जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट है उसमें PGEL 35% डाउन। मैंने 35 बोला था, प्रिसाइजली 35% गिरा है। Thermax, R Power, Amber, IGIL are the other top losers in the last 1 week. Last 1 week में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में है साडा इंजीनियरिंग, HBL इंजीनियरिंग, साइन लाइफ साइंसेज, गोदरेज फिलिप्स, करारिया। ये सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई पड़े हैं। वहीं अगर अपनी निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो आज के दिन अडानी इंटरप्राइजेज जो कि पिछले करीब 10-12 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा था, वो आज के दिन 5% अप था। टाटा मोटर्स, एटर्नल, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल वर दी अदर टॉप गेनर्स। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों वही थीम जो कि हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस करी थी, आई होप यू रिमेंबर। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, हीरो मोटर कॉप करीब 1% के आसपास डाउन है। BEL, भारती एयरटेल वर दी अदर टॉप लूजर्स। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर आपने ये थीम कैसे पकड़ी, कैसे स्टडी करी, और कई सारे लोग कमेंट्स में बोल भी रहते हैं कि सर आप बहुत ब्रैग करते हो। तो सो मैं ब्रैग फालतू में नहीं करता हूँ, आपके सामने रिजल्ट है और ये कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन सेक्टर में, इन सेगमेंट्स में अच्छी अपसाइड आ सकती है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस कम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए मैंने बोला भी था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का एक शॉर्ट वेबिनार की सीरीज़ रखूँगा। तो दोज पीपल हु मस्ट बी इंटरेस्टेड दे कैन प्लान टू ज्वाइन शॉर्टली, मे बी आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट। एंड वहीं बात करें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में लास्ट एक हफ्ते में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है उसमें लीड कर रहा है हीरो मोटर कॉप 6% अप है, ट्रेंड 5% अप है, टाइटन, SBI, टाटा स्टील आर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वालों में लीड कर रहा है नेस्ले इंडिया 3% डाउन। अडानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, ये वो कंपनीज है जहाँ पर हमको लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट और अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी है। वहीं पर हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले स्टॉक्स में अगर हम लोग देखें तो HCL टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस है, और दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि IT सेक्टर में धीरे धीरे करके, अगर बहुत तेज़ी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके हमको एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव न्यूज़। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या है ये दोस्तों, ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, बट हमें एक वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। बट जैसा कि मैंने निफ्टी वीकली में बताया था कि वैल्यू बाइंग और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको जहाँ वैल्यू मिलेगी वहाँ मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो वो स्टॉक काफ़ी समय तक उस वैल्यू बाइंग जोन पर स्टे कर सकता है, क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी ये रॉकेट बन जाएंगे, सो प्लीज़ बी वॉचफुल। निफ्टी बैंक में दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे दिन आपको तेज़ी दिखाई पड़ी है और अल्टीमेटली आज के दिन ऑलमोस्ट 55,500 के लेवल्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर फेस किया, बट जो तेज़ी है ये इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लस एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 का लेवल है जहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। ओवरऑल अगर मुझसे पूछें क्या यहाँ से मैं पॉजिटिविटी की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि अपसाइड 56,000 के लेवल्स तक तो आपको दिखाई पड़ सकती है, बट 56,000 के लेवल के ऊपर ये डिसाइड होगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर नहीं। सिमिलरली निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर वही बाउंस बैक ले रहा है। जो निफ्टी बैंक में 100 डे दिखाई पड़ रहा है, वही निफ्टी 50 में ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। आज के दिन देखें तो 24,400 ऑलमोस्ट 24,400 के लेवल से बाउंस बैक दिखाई पड़ा। क्लोजिंग हुई है 24,585। Crucial level for Nifty 50 is 24,800. For Nifty Bank it was 56,000. I hope the levels are clear to you. बाकी जो ये आपको अपसाइड दिखाई पड़ रही है छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग है, ट्रेंड रिवर्सल आप इसको नहीं बोल सकते हैं। वहीं आज के FII डेटा के बारे में बात करें तो FIIs ने आज के दिन NSE का डेटा है दोस्तों, ये MSCI और BSE का डेटा मिला करके कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हुआ है। अगर आप देखिए दोस्तों अभी 6:30 बजने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ NSE का डेटा अवेलेबल है, जो कंसोलिडेटेड डेटा NSE, BSE और MSCI का वो अपडेट नहीं हुआ है। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन FIIs ने माइल्ड सी सेलिंग करी है 1158 करोड़ की, 1159 करोड़ की, और DIs की तरफ से बाइंग है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। सो DIs की तरफ से हेफ्टी बाइंग होने के कारण ही मार्केट में आज के दिन आपको अपसाइड दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ हद तक MSCI इंडेक्स के इंक्लूजन की वजह से भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर MSCI इंडेक्स का इंक्लूजन कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, तो एक वही थीम जिसको कि मैंने आपके लिए निफ्टी वीकली व्यू में स्टडी किया था, दैट इज़ यथार्थ हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो कि MSCI के इंडेक्स में इंक्लूड हो रही है। दोस्तों नो डाउट अबाउट इट कि अगर MSCI इंडेक्स में, मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में अगर कोई कंपनी ऐड होगी तो उसमें अच्छा खासा फंड इनफ्लो आएगा।
अगर आप देखें तो ये स्टॉक नवंबर 2024 में इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था, 700 के आसपास, और अभी स्टॉक ने 700 के लेवल को ब्रीच कर दिया है। और हेवी क्वांटिटी में इन्फ्लक्स आता है एफ के पैसे का, और यही रीज़न है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। और MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 26 अगस्त से इफेक्टिव होगा, और इससे इस कंपनी को विजिबिलिटी मिलेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कंपनी के बारे में बात करें तो 4 ईयर का जो रेवेन्यू CAGR है 40% से ग्रो किया। सिर्फ यथार्थ नहीं, अगर आप उन 3-4 इनफैक्ट इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पर आपको अच्छा CAGR दिखाई पड़ेगा, अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, लाइफ केयर ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी चीपर प्राइस में एज़ कम्पेयर टू दी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंसेस। बाहर बहुत महंगी है दवाइयाँ और ट्रीटमेंट। वहीं PGEL के बारे में बात करें दोस्तों, तो PGEL जैसा कि आप देख रहे हैं इट इज़ फॉलोइंग लाइक शिट, एंड 500 के आसपास स्टॉक में आज के दिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अदरवाइज टेक्निकल सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप। अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत तेज़ी से भगाया गया, बहुत अच्छी गाइडेंस दी गई। मैं तो दोस्तों यही बोल सकता हूँ क्योंकि प्रमोटर ने एग्जिट मारा है ना, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। तो स्टॉक को अगर आप देखें तो 2024 जून में ट्रेड कर रहा था 200 के प्राइस में, 200 के प्राइस से 5 गुना भाग गया है। अब जो लोग यहाँ पर स्टॉक को बाय कर रहे हैं 5 गुना भागने के बाद, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अभी स्टॉक में अच्छे दिन आने नहीं वाले हैं, क्योंकि जब कभी भी प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हैं तो वो ऐसा नहीं है आपकी तरीके की कल सेल किया और परसों बाय कर लिया, तो उसमें 6 महीने का उनको एम्बार्गो होता है। दे कैन नॉट बाय बैक आफ्टर बिफोर 6 मंथ्स। तो कोई भी बाइंग वो यहाँ पे सेल करके यहाँ नहीं कर सकते, दे हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, अदरवाइज सेबी का बहुत बड़ा वाला आएगा और मोटा वाला आएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग कुछ और कंपनीज़ के बारे में, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइजेस है जो कि इसी थीम पे काम कर रही है। अदरवाइज ग्रेट कंपनी, ग्रेट बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का एक बेहतरीन पार्टिसिपेंट है। बट अगर आप इसका रिसेंट रनअप को देखें, मई के महीने में 6,000 रुपये के नीचे का शेयर अभी ऑलमोस्ट 33% की अपसाइड शो कर चुका है। तो ऐसे भागे हुए शेयर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा खतरनाक है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल के आसपास बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है, जो कि करीब करीब अगर आप देखें तो 6400 6300 के आसपास है। ये एक सुदृढ़, एक बैलेंस्ड, एक वैल्यू बाइंग लेवल कहा जा सकता है। बाय करना है नहीं करना, दैट हैपन्स टू बी योर पर्सनल चॉइस। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि एपेक्स फ्रोज़न है। एपेक्स फ्रोज़न वो कंपनी है जो कि फ्रोज़न फूड्स में डील करती है। फ्रोज़न फूड समझते हैं ना? फ्रोज़न फूड्स व्हेन आई से दे आर इनटू फ्रोज़न फिशरी फूड्स, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, है ना, श्रिम्प्स हो गए, उनमें ये काम करते हैं। और इनका जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस है वो एक्सपोर्ट सर्विसेज का है। दोस्तों पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे मात्र 3.8 करोड़ के, जो कि बढ़ करके अभी 9.1 करोड़ आए, मतलब मोटा मोटा अगर आप देखें तो डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। रेवेन्यू पिछले साल 185 करोड़ के थे, जो कि बढ़ करके अभी 258 करोड़ के रेवेन्यू हो गए हैं। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। पिछले साल जहां कंपनी के मार्जिन्स थे 5.75%, जो कि बढ़ के 5.98% हो गए। अच्छे रीज़न है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक लास्ट ईयर ट्रेड कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक ठीक ठाक वैल्यू ऑफर हो रही है। इसी सिमिलर सेगमेंट में एक और कंपनी है जो कि सेक्टर की लीडर भी आप कह सकते हैं, अवंती फीड्स। अवंती फीड्स आज के दिन हालांकि थोड़ा सा फ्लैट रेट कर रहा था। अभी स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागा था रिसेंटली, मार्च अप्रैल के महीने में आफ्टर द बजट। 600 के प्राइस से स्टॉक भाग गया था 900, मतलब मोटा मोटा 50% अपसाइड विद इन 15 डेज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए थे। लेकिन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ज़्यादा होते हैं भारतवर्ष में और एग्जीक्यूशन कम, प्रॉब्लम यही है। एस्ट्रल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एस्ट्रल के आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स वीक ही एक्सपेक्टेड थे और वीक ही रिजल्ट्स आए हैं, और जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में दी प्रॉफिट इज़ डाउन 33%, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इट इज़ डाउन 55%। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर इफ़ यू कंपेयर इन जून जुलाई अगस्त, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ $2000, अभी ट्रेड कर रहा है 1400 के प्राइस में। तो पिछले साल के कंपैरिजन में मतलब
मोटा मोटा 30% का ड्रॉप तो हमें दिखाई पड़ रहा है ना स्टॉक के प्राइस में। और स्टॉक का प्रॉफिट भी 33% डाउन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक बहुत महंगा है, बहुत भागा हुआ है, ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 55% ड्रॉप है प्रॉफिट में। तो ये भी ये चीज़ काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी, मुझे तो कम से कम एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट हाँ एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैव कम इन लाइन। रेवेन्यू बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 2% डाउन है रेवेन्यू, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% डाउन। मार्जिन्स पिछले साल 15.5% के थे, जो कि ड्रॉप होकर के 13.57% आए हैं। पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स और ज़्यादा अच्छे थे, 18% के आसपास। सो दोस्तों ये एस्ट्रल जो है, एस्ट्रल इज़ अ कंपनी विच इज़ डीलिंग विद द वाटर मैनेजमेंट, द पाइपिंग सोल्यूशन। और दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो इनका बिजनेस है वो इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे फ्लरिश कर रही है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, रियल स्टेट स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कैसी है, वो सब ठीक चलेगी तो ही इनका धंधा चलेगा। वरना फिर अपन लोग घर में कितने ही पाइप लगाते हैं हम लोग के घर में एक बार पाइप लग गए तो उसके बाद 20 साल की फुर्सत, फिर उसके बाद तो टोटियाँ चेंज होती हैं, और टोटियाँ भी तब जब वो बिल्कुल एकदम बहने लगेगी। एक आध ड्रॉप है तब तक तो मैनेज कर लेते हैं अपन। वही बात करते हैं दोस्तों कुछ और कंपनीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल ऑफिस स्पेस, जिसका कि रिसेंटली ही IPO आया था। जस्ट वन सेकेंड गाइस। सो ऑफिस स्पेस के आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स कोई बहुत विस्फोटक नहीं है बट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आई जस्ट शो इट यू हियर। प्रॉफिट्स के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 267% अप है। कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली कंपनी है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% डाउन है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 30% अप ज़रूर है, बट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% डाउन है। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हमको अच्छी दिखाई पड़ रही है बिकॉज ऑफ द मार्जिन्स, जहाँ पिछले साल मार्जिन्स थे 30.6% के, जो कि बढ़ के अभी 37.78% आ गए, और पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स वर 34.1%। तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो ठीक है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक भी अगर आप देखें आज की डेट पे तो 450 के प्राइस से भी 550 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 20% की अपसाइड ही शो कर रहा है। तो ठीक है, मतलब आई विल नॉट से कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बुरे ही रिजल्ट्स हैं, मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स अगर हम मुझसे पूछें तो वो कंपनी जो कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में काम कर रही हैं, EIEL के आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। इन्वेरो इंफ्रा, हालांकि स्टॉक 5% डाउन है क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से भागा भी था, लेकिन एक बेहतरीन थीम है इंडिया जैसी कंट्री जो कि ओवर पॉपुलेटेड है, लोगों के अंदर सिविक सेंस थोड़ा सा कम है, गंदगी फैलाते हैं, है ना, मतलब यहाँ तक कि एज़ लो एज़ सूखे कचरे और गीले कचरे में भी फ़र्क महसूस नहीं करती है जनता। तो ऐसी कंट्री के लिए, इस तरह की कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। बट अनफॉर्चुनेटली इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, है ना, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं। तो वहाँ से जब कभी भी इनको कोई ऑर्डर मिलता भी है तो दे एक्चुअली हैव टू बटर मैनी पाम्स before they secure any order, that we all are aware. Well, this is something which is not new. I'm not blaming anybody, but we all are aware of the system. एनवेरो इंफ्रा के बारे में बात करें, पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 30.8 करोड़ के, जो कि बढ़ करके अभी 41.9 करोड़ आए। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कोप बहुत है, काम बहुत है, बट कितने एफिशिएंटली ये इस कितने ज़्यादा एफिशिएंटली और कम ग्रीस करे पाम को कितना अच्छा बिजनेस ही ले पाते हैं, दैट विल डिफाइन हाउ वेल दे ग्रो। इसी में वीएटेक वाबा करके कंपनी है, डेंटा वाटर करके कंपनी है, इन सभी को आप स्टडी करिए। रेवेन्यू पिछले साल 205 करोड़ के थे, जो कि बढ़ के भी 240 करोड़ आए हैं। मार्जिन्स पिछले साल 25% के थे, जो कि बढ़ करके अभी थोड़ा सा 26.7% हो गए। तो नज़र रखो इन सभी कंपनीज़ पे, क्योंकि भारत में धंधा करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू वर्क इन इंडिया, टू डू गुड इन इंडिया। द ओनली थीम इन विच आई वर्क इज़ द बिचल। लगे रहिए और सफलता मिलेगी। ठीक है, थोड़े कम मार्जिन के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ लगे रहिए। वहीं बात करें दोस्तों हम लोग म्यूचुअल फंड के डेटा के बारे में, तो अगर आप फंड आउटफ्लो के बारे में बात करें तो थोड़ा सा जून के महीने में हमको आउटफ्लो ज़्यादा दिखाई पड़ा है। ELSS फंड के आउटफ्लो के बारे में बात करें तो हमको आउटफ्लो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ा है। जून के महीने में ELSS में ज़्यादा आउटफ्लो था।
वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड के फंड के इनफ्लो के बारे में बात करें तो हमको थोड़ा सा कम इनफ्लो दिखाई पड़ रहा है। न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करें तो न्यू फंड ऑफर में काफ़ी पैसा इकट्ठा किया गया है। कई नए नए से फंड लॉन्च किए हैं, बहुत सारी, इंक्लूडिंग जियो ने भी नया फंड लॉन्च किया था, उसमें भी काफ़ी पैसा गार्नर किया गया है। तो और ये सारे के सारे जानते हो क्या है, ये सारे के सारे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया में रिसर्च करना, प्योर रिसर्च करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और सब लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है कमाई का। क्या ले आओ, इंडेक्स फ़ंड ले आओ, अपना इंडेक्स फ़ंड लॉन्च कर दो, ठीक है। अगर अंडर परफॉर्म किया तो कह देंगे भैया कहाँ चल रहा है, निफ्टी कितना भागा है, जितना निफ्टी भागेगा उतना ही तो हमारा फंड भागेगा, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा ठीक रहा, सीधे निफ्टी 50 के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया। और उससे क्या है, बहुत ही सिंपल वे ऑफ लर्निंग दी कमीशंस। समझाऊँ, मैं तो इंडेक्स फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं तो इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट ना इन्वेस्टमेंट करने से तो अच्छा ही है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, इंडेक्स फंड में ही करिए। कम से कम आप देश की इकोनॉमी पे बैठ कर रहे हैं। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो आपका फंड भी ग्रो करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लार्सन एंड टुब्रो, जिसको कि 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम अडानी ग्रुप। और स्टॉक तो दोस्तों मैं तो समहाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज। स्टॉक के बारे में बात करें तो जब से रिजल्ट आया तब से ये कंसोलिडेट कर रहा है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नोट पे। और मैं इस कंपनी पे, मैं इस थीम पे बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एज़ फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। और दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हर एक सेगमेंट पे काम करती है, फिर चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, ब्रिजेस हो, या फिर न्यूक्लियर पावर हो, यू नेम अ थिंग एंड लार्सन इज़ देयर, चाहे वो ऑटोमेशन हो। तो दोस्तों इन सभी थीम्स पे ध्यान रखो और हम आपको अपडेटेड रखेंगे, एजुकेटेड रखेंगे। विल मेक श्योर कि जो हमने सीखा है पिछले 8, 10, 12, 15 सालों में अपनी रिसर्च के दम पे, वो हम आपको अपडेटेड रखें। वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ टाइम। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।